मौर्योत्तर काल है, मौर्योत्तर काल। और आज एवं गुप्त काल। टॉपिक है मौर्योत्तर, यानी उत्तर मतलब होता है बाद, मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के बाद का इतिहास। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शुंग वंश आता है। मौर्य वंश के अंतिम राजा का क्या नाम था? क्या नाम था? इनकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कहाँ कौन बताता है? अयोध्या देव। उसके किस राजपाल ने उल्लेख किया है? धनदेव ने। उसके राजपाल धनदेव ने उल्लेख किया है। के बाद जो राजा बना अग्निमित्र, तो अग्निमित्र कब गद्दी पर बैठा बहुत क्लियर शासन काल नहीं है, डिटेल बहुत क्लियर नहीं है। अग्निमित्र के बाद भी राजा बने, अग्निमित्र के बाद भी उसमें वसुमित्र राजा बना। अग्निमित्र जब राजा बना तो यूनानियों ने, एक लड़ाई होती है, आक्रमण हुआ सिंधु नदी के किनारे, ये लड़ाई होती है और अग्निमित्र का जो लड़का होता है उसका नाम रहता है वसुमित्र। वसुमित्र ने यवनों को यानी यूनानियों को पराजित कर दिया। सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र में यूनानियों को पराजित कर दिया, ऐसा पता चलता है। ये मालविकाग्निमित्र एक नाटक है जिसको कालिदास ने लिखा था। मालविकाग्निमित्र, ये एक नाटक है। इस नाटक से पता चलता है कि यूनानियों ने शुंग वंश पर आक्रमण किया था और वो सिंधु नदी के किनारे पराजित हो गए थे। अग्निमित्र। इसके बाद और भी राजा बैठे। इस काल का एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा था भागभद्र। शुंग वंश बता रहे हैं, भागभद्र। इस वंश का शासक था, शुंग वंश का एक शासक था भागभद्र। इसके शासन काल के 14वें वर्ष एक यूनानी राजदूत या आता है जिसका नाम रहता है हेलियोडोरस। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस। हेलियोडोरस विदिशा में आया। वैष्णव धर्म स्वीकार किया। गरुड़ स्तंभ विदिशा में स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुंग वंश से अक्सर ये क्वेश्चन उठाया जाता है। ये क्वेश्चन उठाने का उद्देश्य इसलिए है कि पहली बार कोई विदेशी आता है और भारतीय धर्म को स्वीकार करता है और उसका नाम रहता है हेलियोडोरस, और इसका एक स्तंभ लेख मिलता है विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा से। इसका एक लेख मिलता है गरुड़ स्तंभ। उसी पे एक लेख मिलता है कि उसने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया था, वैष्णव धर्म स्वीकार किया।
किसने स्वीकार किया? हेलियोडोरस। ये कौन था हेलियोडोरस? राजदूत था। अब आपको ये सोचना है कि किसका राजदूत था? एंटियालकीडस। उस यूनानी राजा का नाम था, क्या नाम था? यूनानी शासक एंटियालकीडस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पस से। इस क्वेश्चन को हमेशा उठाया जाता है शुंग वंश में। बाकी चीजें तो उठाए ऐसे नहीं है, लेकिन हम आपको देखिए ये इंपॉर्टेंट कि मैं ये लिख दे रहा है, तो इस चीज को तो दिमाग से आपको भूलना ही नहीं। ये क्वेश्चन हम पर आता है। ये क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा गया है कई बार कि शुंग वंश के किस शासक के काल में हेलियोडोरस आया था। एक तो ये, तो आपका क्या उत्तर होगा? किसके शासक काल में? भारत। ये क्वेश्चन आता है। दूसरा ये क्वेश्चन आता है, कौन सा यूनानी राजदूत था जिसने भारत में सबसे पहले वैष्णव धर्म स्वीकार किया? तो क्या उत्तर होगा? हेलियोडोरस। ये आप कभी भी देखेंगे, ये क्वेश्चन भूलिएगा मत। निश्चित कोई भी एग्जाम देंगे, पीसीएस, एसएससी, आईएएस, सिविल, ये क्वेश्चन भूलने वाला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जरूर आता है अक्सर क्वेश्चन। अगर शुरुआत से उठाते हैं तो कहीं ना किसी एग्जाम में इसको आप कभी भी देखेंगे, क्वेश्चन भी हल करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये शुंग वंश का ये शासक था। इसको मिटा दें आप। अब शुंग वंश के और भी शासक को ऐसे लिखते हैं। एक राजा हाल था, बैठ जाइए। तो ये शुंग वंश का बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, जिसके शासन काल में कौन आया था? हेलियोडोरस आया था, और इसने वैष्णव धर्म स्वीकार किया था। आज भी आप लोग विदिशा में अगर घूमने के लिए जाएंगे ना, तो ये गरुड़ स्तंभ, गरुड़ क्या है? गरुड़ वैष्णव यानी विष्णु जी की सवारी है ना, तो ये स्तंभ अभी भी बना है। ये विष्णु धर्म का सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है, स्थलीय साक्ष्य। वैसे तो किताबों में हम लोग साहित्य में पढ़ते हैं, लेकिन स्थलीय साक्ष्य यानी निर्माण कला में ये पहला माना जाता है। और ये शुंग वंश में, शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम था देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? देवभूति। अंतिम शासक देवभूति थी। इसकी भी हत्या कर दी गई इनके मंत्री के द्वारा, और उस मंत्री का नाम था वसुदेव। वसुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी। वसुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद एक नया वंश आ गया। शुंग वंश के जो शासक थे, अब इनका हम देखते हैं कि इनका योगदान बाकी क्षेत्र में क्या रहा। इनका योगदान, वैसे तो ये वैदिक धर्म या वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इनका और भी इंपॉर्टेंट था, बौद्ध धर्म के प्रति भी बहुत आकर्षित थे। आपने सांची का स्तूप सुना है ना? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का क्वेश्चन आ जाए कि सांची के स्तूप का किसने बनवाया था? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अशोक ने, मौर्य से बताया है, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। रटिएगा मत इतिहास, जिसने रटा इतना पढ़ना है कि करीब कई बार रिवीजन करना पड़ेगा। इतना आप अगर ये सोचते हैं कि एक दिन में हम लेक्चर कर दें, आपके दिमाग में बैठेगा उसी को जो 2 बार 4 बार फिर पढ़ेगा, 5 बार, क्योंकि अभी 1 महीने बाद हम पूछेंगे तो निश्चित भूल जाएगा। सबसे ज़्यादा भूलने वाला सब्जेक्ट हिस्ट्री है।
वो भी एंशिएंट हिस्ट्री सबसे कठिन है, सबसे ज़्यादा कठिन तीनों हिस्ट्री में, मेडुअल मॉडर्न में बहुत जल्दी भूलता है, तो ये भूलेगा निश्चित। अब हम शुंग वंश में ये देखिए क्वेश्चन आएगा कि क्या कहते हैं, स्तूप यानी सांची का स्तूप जो अभी भी है, इसका निर्माण किया था अशोक ने किया था, ठीक। लेकिन अशोक ने जो स्तूप का निर्माण किया, उस स्तूप वो तो अभी है, लेकिन उसके चारों ओर बाउंड्री है, दीवार बाउंड्री है, उसको बौद्ध स्तूप, बौद्ध धर्म में वेदिका बोलते हैं। चारों तरफ जैसे दीवार नहीं होता है चारों तरफ, जो बाउंड्री लेकिन खींची हुई है चारों तरफ, मान लीजिए बाहर बाउंड्री खींची है, तो बौद्ध धर्म में उसको वेदिका बोलते हैं। तो उसी बाउंड्री के चारों ओर पहले ये लकड़ी की बनवाई हुई थी अशोक के समय, लेकिन शुंग वंश के समय सांची स्तूप के चारों ओर जो बाउंड्री बनवाई गई वो पाषाण में, तो सांची स्तूप शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग के काल में सांची के स्तूप के चारों तरफ, सांची के स्तूप के चारों तरफ पाषाण मतलब पत्थर, पाषाण की वेदिका, दीवार का निर्माण किया गया, कर दिया गया। यानी चारों ओर स्तूप के चारों ओर बाउंड्री बनवा दी गई, वो भी पत्थर की, पहले लकड़ी की बनी हुई। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी आता है कि पाषाण वेदिका का निर्माण किसके काल में हुआ। ये तो सीधा आएगा कि चलिए सांची स्तूप किसने बनवाया, लेकिन उसके स्तूप के चारों ओर बाउंड्री किसने के काल में हुई, तो शुंग वंश के काल में ये निर्माण हो गया। शुंग के काल में छोटे दो स्तूप और बने हैं। स्तूप क्या है? स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है ना, तो ये बनवाया गया। अशोक ने कई स्तूप बनवाए थे, सांची का उनका सबसे इम्पोर्टेंट स्तूप है। उस स्तूप के बाद शुंग वंश में दो छोटे और स्तूप बनवा दिए गए। शुंग वंश के काल में दो छोटे स्तूप का निर्माण हुआ। दो छोटे स्तूप का भी निर्माण किया। अब एक और स्तूप बनवाएगा, जो स्तूप अभी उसके थोड़े साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और वो है भरवत के स्तूप। उसको अशोक ने नींव रखा था, लेकिन उस स्तूप को बनवाने का पूरा का कार्य किया था शुंग वंश के शासकों ने। भरवत का स्तूप, इसको सुने ही नहीं आप? ये कहाँ पे है भरवत का स्तूप? सतना जिले में। सतना जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश। भरूच स्तूप को पूरा करवाया, स्तूप को पूरा करा दिया इसने, शुंग करा दिया शुंग वंश के शासकों ने। भरूच स्तूप का निर्माण कर दिया शुंग वंश के शासकों ने। देखिए भरूच स्तूप का निर्माण उसको पूरा करवाया शुंग वंश के शासकों ने। शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम था देवभूति। उसकी हत्या कर दी वसुदेव ने। वसुदेव ने एक नया वंश स्थापना कर दिया, छोटा ने कंड वंश। वसुदेव ने
वसुदेव ने कंड वंश की स्थापना की। इस वंश के बारे में इतिहास में बहुत ज़्यादा इनकी ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं है, इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये मालूम है कि इस वंश का अंतिम शासक था वसुदेव, इसका कंड वंश का अंतिम शासक था शिमुख। कंड वंश का अंतिम शासक लिख लीजिए, कंड वंश का अंतिम शासक था शिमुख या सुशर्मन लिख लीजिए। एक सेकंड, सुशर्मन लिखिए, सुशर्मन लिखिए। कंड वंश का अंतिम शासक सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या कर दी सुशर्मन की हत्या किसने कर दी? शिमुख ने। सॉरी, ये शिमुख ने की। सुशर्मन की हत्या शिमुख ने कर दी और शिमुख ने एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसको इतिहास में सातवाहन वंश कहा जाता है। सातवाहन वंश का सुना है ना? अभी तक हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं ना, वो उत्तर भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी, आसपास थी। एक सेकंड, क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन उठता है आपको। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट भी बताते चल रहे हैं कि कंड वंश से क्वेश्चन उठता है कि इसका पहला राजा कौन था। तो कंड वंश की स्थापना किसने की? और अंतिम शासक आपका सुशर्मन था। ये दो ही क्वेश्चन उठता है कंड वंश से। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठते, ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं उठाया जाता है। अब आता है सातवाहन वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं ना, इसमें राजधानी कहाँ है ज्यादातर? पाटलिपुत्र। अब आपसे अगर पूछ रहे हैं तो पाटलिपुत्र कहाँ से शुरुआत हुई राजधानी? किसने शुरुआत की राजधानी? उदयन ने। पाटलिपुत्र के पहले क्या थी? देखिए इतिहास अगर पढ़ना है तो आपको सोचना है, ये ठीक करना पड़ेगा कि हम ये तो जानते हैं, उसका पीछे का क्या जानते हैं। आपको तो ये ठीक है, मानते हैं पाटलिपुत्र, तो क्या खत्म है क्वेश्चन? नहीं खत्म है। अब ये क्वेश्चन उठेगा कि क्या पाटलिपुत्र से पहले भी कोई राजधानी थी? क्या थी? राजगिरी है, सुना है? राजगिरी। देखिए राजधानी एक आप लोग जब पढ़िए, ट्रिक है पढ़ने का। आप जिस टॉपिक को उठाते हैं उस टॉपिक से ही क्वेश्चन उठना है। हम जो पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन उठेगा। हम सिर्फ ये चीज ना सोचें कि हम पाटलिपुत्र जान रहे हैं। पाटलिपुत्र तो ठीक है, राजधानी थी है, लेकिन पाटलिपुत्र के पहले राजगिरी राजधानी थी। और राजगिरी जिसको गिरी ब्रिज कहा जाता था। अब इसमें से देखिए क्वेश्चन राजधानी में उठा है कि इनमें से प्राचीन राजधानी कौन रही थी। तो आप पाटलिपुत्र मार के तुरंत नहीं चले आइएगा। बस ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाना शुरू किया था? ये उदयन ने, उसने नया नगर बनाया था। अब एक वंश आता है जिसको आप लोग सातवाहन वंश कहते हैं। सातवाहन वंश। राजधानी, सातवाहन की राजधानी हो गई प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र में। अभी तक उत्तर भारत की हम लोग इतिहास राजधानी मतलब पढ़ रहे थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक इतिहास का एक टॉपिक है सातवाहन वंश। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान है और इस वंश की स्थापना किसने की? शिमुख ने। शिमुख ने की। इनके बारे में बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं लिखा। इतिहास में तो देखिए
इतिहास में उसी को याद किया जाएगा जिसने कुछ किया है, नहीं तो ऐसे कागज पन्ना पलट जाता है। आप समझ गए? बहुत लोग, लाखों लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड हुआ है उसी का नाम लिख दिया गया है। तो वैसे ही सिमुक के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है। अब इनके वंश में जब हम चले आएंगे तो इस वंश में कई राजा हुए। अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट राजा हुआ, सातकड़ी प्रथम हुआ। सातकड़ी प्रथम राजा हुआ। इस वंश की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस वंश के राजा लोग अपने माता के नाम से जाने जाते हैं। इस वंश के जो राजा थे अपने माता को ज़्यादा सम्मान करते थे कि अपने माता के नाम पे ही लिखते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकड़ी, ठीक है। तो ये इस वंश की बहुत विशेषता है, सातवाहन वंश की विशेषता। तो पहले तो हम इसके राजाओं के बारे में जान लें। शुंग ने स्थापना कर दी। इसके इम्पोर्टेंट राजा है, क्या है? सातकड़ी प्रथम। सातकड़ी प्रथम। सातकड़ी प्रथम के इतिहास के बारे में हमको पता चलता है नासिक अभिलेख से। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख से सातकड़ी प्रथम के बारे में पता चलता है। इसके काल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो चीज नहीं है इतिहास में, देखिए उसी को पकड़िए जो बिल्कुल नहीं। इसके काल में पहली बार भूमि दान देने का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। सबसे पहले भूमि को दान देना, किसी राजा ने भूमि को दान दिया है, इसका लिखित साक्ष्य इसी राजा के काल में हुआ। किसके काल में हुआ? सातकड़ी प्रथम या सातवाहन वंश के राजा भूमि दान, राजा भूमि दान देता है, इसका लिखित साक्ष्य। भूमि दान देने का लिखित साक्ष्य। भूमि दान देने का लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ सातकड़ी के काल में। रानी, इसकी रानी का नाम था नागनिका। इसकी रानी का क्या नाम था? नागनिका। रानी का नाम था नागनिका। है? देखिए, इसकी रानी, इसकी पत्नी का नाम था नागनिका और सातकड़ी प्रथम राजा का नाम था। नागनिका का भी अभिलेख प्राप्त होता है। इसके बाद गद्दी पर बैठा सरवर्मन। सरवर्मन ने एक किताब लिखी थी कातंत्र। सरवर्मन सातवाहन वंश का ही राजा था। इसने एक किताब लिखी थी कातंत्र, और ये किताब जो थी वो संस्कृत की किताब थी, संस्कृत की पुस्तक थी। देखिए, सातकड़ी प्रथम से बहुत इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन उठता है कि इसके नासिक अभिलेख से इनके भूमि दान देने का साक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन उठता है। या ऐसे उठता है कि किस वंश में सर्वप्रथम भूमि दान का साक्ष्य मिलता है, तो आपको सातवाहन वंश मिलना है। अगर राजा का नाम पूछ ले तो सातकड़ी प्रथम। ये चीज, ये भी क्वेश्चन उठ चुका है। कातंत्र, ये पुस्तक किस वंश के राजा ने लिखी थी? सातवाहन वंश के राजा ने लिखी थी। ये पुस्तक संस्कृत की पुस्तक थी। देखिए, इसको मिटा दें क्या? इसको सातवाहन वंश का शासन काल, देखिए 30 ईसा पूर्व से, अब आप लोग देखिए, अभी ईसा पूर्व लिखा है ना, अभी तक हम ईसा पूर्व पढ़ा रहे थे आपको। अब पहली बार अभी ईस्वी लिखते जा रहे हैं। अब इसका पूरा जो शासन काल है 250
तक। ये बताइए क्या साल तक शासनकाल रहा इसका? 280। समझ में आ गया ना? ईसा पूर्व से कितने तक? 280 तक। अब इस वंश का सबसे महानतम राजा गद्दी पर बैठता है और उसका नाम है गौतमी पुत्र सातकड़ी। गौतमी पुत्र सातकड़ी इस वंश का सबसे क्या है? महानतम राजा है गौतमी पुत्र सातकड़ी। इसको मिटा दें। गौतमी पुत्र सातकड़ी, इसका शासनकाल बहुत क्लियर है इसलिए लिख दे रहे हैं। इसका अब ये ईस्वी में लिखेंगे। 106 ईस्वी से 106 ईस्वी से लगभग 150 ईस्वी तक, 130 ईस्वी तक इसका शासनकाल है गौतमी पुत्र सातकड़ी का। इसने एक राजा की हत्या की, राजा को पराजित किया। वो एक विदेशी राजा ही कहलाता है, शक वंश। शक वंश के राजा का नाम था नहपान। शक वंश के शासक नहपान को पराजित किया। शक वंश के शासक नहपान को इसने पराजित कर दिया। ये सातवाहन वंश में ऐसा राजा था कि कभी पराजित नहीं हुआ। तो ये सबसे ज्यादा गौतमी पुत्र सातकड़ी सबसे इंपॉर्टेंट शासक माना जाता है सातवाहन वंश का। इस वंश का एक राजा और हुआ और जिसका नाम था शिव श्री सातकड़ी। शिव श्री सातकड़ी, इस वंश का एक राजा और हुआ जिसका नाम था शिव श्री सातकड़ी। इसका विवाह हुआ रुद्रदामन। रुद्रदामन की पुत्री से इसका विवाह हो गया। रुद्रदामन शक वंश का शासक था। रुद्रदामन शक वंश का शासक था। उसकी पुत्री से विवाह हो गया शिव श्री सातकड़ी का। रुद्रदामन शक वंश का एक राजा था जिसका जूनागढ़ अभिलेख है ना? जूनागढ़ अभिलेख है। इसी की पुत्री का विवाह किससे हो गया? शिव श्री सातकड़ी से विवाह हो गया। रुद्रदामन की लड़की का विवाह हो गया शिव श्री सातकड़ी से। इसी वंश का एक राजा और था हाल। हाल की एक पुस्तक थी गाथा। हाल की पुस्तक गाथा सप्तशती। हाल की एक पुस्तक है गाथा सप्तशती। अब देखिए इसमें से आपने लिखा, अब हम आपको बता रहे हैं इतने में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ये विवाह हुआ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट यानी शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकड़ी। इसमें ये पूछा गया कि किसने शक वंश के नहपान को पराजित किया? तो गौतमी पुत्र सातकड़ी ने पराजित किया। और गाथा सप्तशती किसने लिखी? हाल ने लिखी। इसी वंश का एक राजा था जिसका एक सिक्का मिला है, उस पे जहाज बना है और वो था यज्ञश्री सातकड़ी। यज्ञश्री सातकड़ी। यज्ञश्री सातकड़ी के सिक्के पर जहाज की आकृति बनी है।
जहाज की आकृति बनी हुई है या जलयान का निर्माण हुआ है। यज्ञश्री स्थान करी। इससे ये संकेत मिलता है कि वो लोग व्यापार में इन्होंने बहुत विकास किया था। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का जो क्षेत्र था उसका लिख दिया। ये तो देखिए राजा के बारे में आपको बता दिया, इसको लिख दिया आपको। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। इनमें से किसके सिक्के पर जहाज मिलता है आकृति की? यज्ञश्री, ये पूछा है। और पूछा है सातवाहन वंश में कौन राजा कवि था? तो क्या मारेंगे उसका? हाल, हाल ये कवि था। ये तो राजा के ऊपर क्वेश्चन आया। अब इनका देखिए, इनका सामाजिक धार्मिक इतिहास भी इनका है इम्पोर्टेंट। इन्होंने शुरुआत क्या की उसको बेटा चलिए। इन्होंने इनके जो साहित्य थे वो साहित्य प्राकृतिक भाषा में थे। साहित्य प्राकृतिक भाषा में थे। इन्होंने ही सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए। शीशे के सिक्के चलाने वाले पहले राजा थे। इसके पहले कौन सा सिक्का, किस चीज का सिक्का चल चुका था? शीशा का तो इन्होंने चला दिया। अब यहाँ ब्रेक मत करिएगा, दिमाग यहाँ रोकिएगा मत। पढ़ते समय ये जब पढ़ना है तो ये सोचना है कि चलिए शीशे के सिक्के का क्वेश्चन आया तो हम सातवाहन सोच लिए, लेकिन इसके पहले किस किस चीज के सिक्के चल चुके थे? किसका किसका? तांबे का चल चुका था कि नहीं? चला था। तांबे का सिक्का किसके काल में चला? कैसे? मौर्य वंश में चला था। क्या कहते थे तांबे के सिक्के? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौर्य काल का कि तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? कौन बताएगा? क्या बोलते थे? पण। पण तो चांदी का सिक्का। बिना ऑप्शन के उत्तर बताइए। तांबे के सिक्के को कहते थे मासक। आप पन्ना पलटिएगा अभी तुरंत याद आ जाएगा। मासक या काकड़ी। तांबे के सिक्के को मौर्य वंश में तांबे का सिक्का जो चलता था उसको मासक या काकड़ी ये कहते थे। शीशे के सिक्के यहाँ पर चलने लगे। इनके यहाँ जो शीशे के सिक्के इनको मिलाकर ये लोग कक्षापण कहते थे। कक्षापण कहते थे सातवाहन वंश। इन्होंने देखिए भूमिदान का पहला लिखित उल्लेख इन्हीं की काल को हुआ। भूमिदान का पहला लिखित उल्लेख इन्हीं के शासन काल में हुआ। इनके समय में प्रमुख केंद्र था, प्रतिष्ठान तो राजधानी थी ही वैजयंती, और एक और प्रमुख केंद्र था इनके काल का और वो था गोवर्धन। ये प्रमुख केंद्र थे। प्रमुख केंद्र ये प्रमुख केंद्र थे सातवाहन वंश के। प्रमुख केंद्र थे प्रतिष्ठान, वैजयंती और गोवर्धन। ये प्रमुख केंद्र था इनके काल। अब देखिए सातवाहन वंश के बाद मौर्योत्तर काल में
जो टॉपिक रखा गया है वो है कुषाण वंश। कुषाण वंश इसको बिठा दें। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो लोग थे वो विदेशी थे और भारत में आए। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये लोग चाइना के आसपास क्षेत्र में रहते थे, चीन में रहते थे, और वहाँ पर आपस में गृह युद्ध हो रहा था तो ये लोग भागे। तो इनकी दो शाखा थी, एक दक्षिण चली गई, एक चीन के पश्चिम में चली आई। ये पश्चिम में चले आए और भारत के पश्चिम में अफगानिस्तान के आसपास क्षेत्र में इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। इनकी जो कबीले थे, ये जिस कबीले के नाम से जाने जाता है, कबीला सुना है आप लोगों ने? सबसे पहले कबीले का उल्लेख किस इतिहास कहाँ से मिलता है? किसमें? वैदिक काल में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कबीला ऋग वैदिक काल का कौन सा था? भरत कबीला। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको याद है भरत कबीला। भरत कबीला, देखिए ऐसा भी माना जाता है उसी कबीले के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये भी माना जाता है। भरत कबीला कबीला क्या होता था कि एक समूह में जो जनजाति लोग एक जगह इकट्ठा होके रहते थे। जैसे गए आप लोग, जैसे मदारी का खेल वो देखते ना, जाते ना समूह में लोग, अपना खेल दिखाए फिर चले गए। जैसे सर्कस में जो लोग खेल दिखाए और फिर कहीं दूसरे चले गए, वैसे ही कबीले के रूप में ये लोग आते थे, कहीं एक जगह इकट्ठे होके स्थापित हो जाते थे। तो कुषाण वंश यूची कबीले के थे। इनके पहले शासक का जो था कुजुल कटपिसेस, ये कुषाण वंश का पहला ज्ञात शासक, कुषाण वंश का पहला ज्ञात शासक। पहला ज्ञात शासक था कुषाण वंश का कुजुल कटपिसेस। इसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसने कब्जा किया। अब इस राजा के बारे में, विजय युद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसने एक सिक्का चलाया था, तांबे का सिक्का चलाया। इसने तांबे का सिक्का चलाया। तांबे का सिक्का चलाया। चलिए ठीक है, इसने तांबे का सिक्का चलाया। तांबे के सिक्के पर यूनानी राजा की आकृति बनी। यूनानी राजा की आकृति बनी होती तांबे के सिक्के पर। इसने यूनानी राजा की आकृति, तो इससे क्या पता चलता है? अगर राजा की आकृति बनी है तो ये उस राजा को मानता था, उस राजा के अधीन शासक मानता था। तो ये पहला ज्ञात शासक था कुजुल कटपिसेस। बता दें तो चलिए, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शासक गद्दी पर बैठता है बिन कटपिसेस। बिन कटपिसेस इस सबसे ज्ञात। यही पहला राजा था जिसने भारत के क्षेत्र में सोने का सिक्का चलाया। अभी तक सोने का सिक्का नहीं मिला था।
ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि सोने का सिक्का भारतीय क्षेत्र में चलाने वाला कौन सा राजा था? कुषाण वंश का राजा था। क्या नाम था? वेंकटशेष। सोने का सिक्का चलाया, सोने का सिक्का चलाया वेंकटशेष ने। और ये शैव धर्म इसने अपना लिया, शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी, शैव धर्म का ये अनुयायी था वेंकटशेष। इसने सोने के साथ साथ तांबे का भी सिक्का चलाया था, तांबे का भी सिक्का चलाया। सोने के साथ साथ इसने तांबे का भी सिक्का चलाया था। इसके सिक्के पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति बनी हुई है। इसके जो सिक्का, इसने जो सिक्का चलाया ना, उस सिक्के पर शिव जी की आकृति बनी हुई है, वह नंदी की आकृति बनी है, त्रिशूल की आकृति बनी है, त्रिशूल की आकृति बनी है। शैव धर्म का पूर्ण रूप से अनुयायी था। इसी के सिक्के को देखकर, इसके सिक्के में जो शिव की आकृति बनी है, अभी भी जो मिला है सिक्का, ये सबसे फेमस है। उसी के बाद से आगे चल के भारतीय इतिहास में जो शिव की मूर्ति बनने लगी। अभी तक देखिए शिव की उस तरह मूर्ति नहीं बनती थी। अभी तक आपको हमने कहीं नहीं बताया कि मंदिर मिला है, बताया है? नहीं बताया। जो चीज़ नहीं बताई उसको मत सोचिएगा, जो चीज़ बता रहे हैं बस उसी में दिमाग रखिएगा, ठीक है? ये चीज़ हमेशा जो नहीं हम बता रहे हैं, जैसे अभी अभी हमने बताया सोने का सिक्का चलाया था, तो अभी अभी ये शुरुआत हुआ। पहले कितना भी घुमा दे तो सोने का सिक्का नहीं चला था, अभी सोने का सिक्का चला, ठीक है? और शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति ये चला, ये इसी की आकृति में वेंकटशेष। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, जिसने, एक विदेशी शासक ने भारत में ये बताया कि शैव धर्म यहाँ पर ज्ञात था और इसने ये चला लिया। इसके बाद इसका देखिए, हम जो इसका शासन काल हम नहीं लिख रहे हैं, वो कंफ्यूजन में है। जिसके बारे में ज्ञात है उसी के बारे में लिखा जा रहा है। अब इसके बारे में, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शासक गद्दी पर बैठता है कनिष्क। कनिष्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हमारे इतिहास में हुआ। कनिष्क, इसका शासन काल मिलता है 78 ईस्वी से 108 ईस्वी तक। 78 ईस्वी से लगभग 108 ईस्वी तक इसने राज किया। इसने एक संवत की स्थापना कर दी, जिसको कहते हैं शक संवत। इसने क्या कर दिया? शक संवत चला दिया। संवत क्या होता है? संवत, संवत क्या होता है? समय है? कैलेंडर की टाइमिंग इसी से दी जाती है। जैसे इंटरनेशनल में कौन सा ये चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, उसी को फॉलो करते हैं हम लोग। ईस्वी तभी तो लिखते हैं, ये ईसाइयों का है, तभी तो हम लोग ईस्वी लिखते चले आ रहे हैं। लेकिन कई राजा जब बैठे तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने अपना माना, तो इसने भी शक संवत चलाया। कब चलाया? 78 ईस्वी को शक संवत चलाया, ठीक है? तो हम जो अगर 100
इसको समझ लीजिए। इसने 78 ईस्वी को शक संवत चलाया, ठीक है इसका। तो हम अगर लिखेंगे 22 शक संवत, हमने लिख दिया ना, तो कितना ईस्वी हो? 78 आप लोग समझ गए? शक संवत 100 हो जाएगा। 100 सब लोग समझ गए इसको? नहीं 100 ईस्वी होगा सर। समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आता है ना इस तरह से घुमा के, कुश्ती में कई बार क्वेश्चन आया, वो ईस्वी ना पूछ लेंगे कि इस राजा ने किस संवत में काल किया। आपको ईस्वी याद है तो मान लीजिए ऐसे लिखिए ना, 78 ईस्वी बराबर शक संवत हुआ ना। जब 78 ईस्वी चल रही थी तो वो राजा ने अपना शुरू कर दिया, तो 79 ईस्वी तो क्या संवत हो गया? अब समझ में आया? 78 ईस्वी चल रही थी तो उसने अपना साल मानना शुरू कर दिया, शक संवत लिखना शुरू किया। 78 जब 78 ईस्वी लिखी जा रही थी तो 78 के बाद जब 79 ईस्वी चलेगी तो शक, तो वैसे ही जब 100 ईस्वी चलेगी तो आप वैसे ही जोड़ते जाएंगे कितना शक हो गया। 78 बराबर शक संवत का, ये तो गणित का फार्मूला है कि 78 ईस्वी थी तो शक संवत की शुरुआत हुई, तो वैसे ही कब ये शक संवत कितना है इसको आपको ऐड कर लेना। तो वैसे ही हमने कहा है लगभग 22 संवत 100 ईस्वी के बराबर हो गया, ठीक है लगभग। इसको बता दें तो देखिए, कनिष्क जब राजा बना तो इसने अपनी राजधानी बनाई पुरुषपुर, यानी पेशावर में राजधानी इसने बना दी पुरुषपुर। इसने कनिष्क ने अपना राजधानी बना दिया। कनिष्क के काल में ये बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था, ठीक है। इसने एक जगह सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पे, एक फेमस स्थल पे स्तूप बना दिया। वो स्थल आज भी क्या कहते हैं, स्तूप का स्थल कहते हैं उसको, या स्तूप का किला भी वहाँ कहते हैं। कौन सा स्थल है? सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जहाँ पे कनिष्क ने स्तूप का निर्माण किया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आपका लोथल, कालीबंगा, कहाँ बनाया था? उस स्थल को स्तूप का टीला कहते हैं। हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को पे जहाँ मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई वहीं पे उसने क्या बना दिया? स्तूप बना दिया। तो स्तूप अगर ये बनाया तो किस धर्म से संबंधित हो गया? बौद्ध धर्म से। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बहुत बड़ा अनुयायी था ये बौद्ध धर्म का। इसका जो सिक्का मिला है उसमें बौद्ध की आकृति मिली है, सिक्के पर बौद्ध की आकृति मिली है, आकृति मिली है। इसके काल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता की वसुमित्र ने, और इसी सम्मेलन में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बढ़ गया। इसी के काल में कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन। कश्मीर के कुंडलवन में ये हुआ था। कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसका देखिए निर्माण कला, इसने एक चीज और बनाया, इसने एक जो है टावर बनाया। टावर जैसे टावर, मोबाइल का टावर आप लोग देखते हैं, वैसे एक टावर बना दिया पुरुषपुर में। 400 फीट लंबा, 13 मंजिला, 400 फुट लंबा, 13 मंजिला क्या बना दिया? टावर। कहाँ पे बना दिया? पुरुषपुर। या
फिरोजपुर को पाकिस्तान के पेशावर भी कहते हैं, यहाँ बनाया। इसी को संघाराम भी कहा जाता है और इसका निर्माण कराया था अंगिलस ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगिलस ने, इसका निर्माण अंगिलस ने करवाया था। संघाराम, इसका निर्माण कराया था अंगिलस ने, एक यूनानी वास्तुकार था। यूनानी वास्तुकार अंगिलस ने। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिरोजपुर में बनाया। दूसरा ये अंगिलस का, ये क्वेश्चन तो अक्सर उठाता है कि संघाराम का निर्माण किसने करवाया था? अंगिलस ने, एक यूनानी ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस कनिष्क वंश के राजा के काल में बुद्ध की आकृति सिक्के की मिली है? कनिष्क। ये अक्सर पूछा जाता है। ये एक बिहार था, आश्रम, बिहार या आश्रम था ये, ठीक है। एक वही जो टावर हम कह रहे हैं, एक ये टावर इसमें 4 जो बनाया है उसको संघाराम भी, वही तो कह रहे हैं। ये टावर बनाया था कहाँ पे? पेशावर में। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में ना, पेशावर इस समय, वहाँ पे इसने बनाया था। ये पूछा जाता है किसने बनाया था? ये यूनानी था। अंगिलस यूनानी वास्तुकार था। यूनानी वास्तुकार था ये, और इसी ने बना दिया। अब इसको बिठाएं, इतना आप लोग समझ में आ गया? इसमें तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है। इसी के काल में माना जाता है महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनना शुरू हुई। महात्मा बुद्ध को हम लोग जो जानते हैं, हमने तो उनके साहित्य के बारे में जाना, उनसे किताबों में पढ़ा, लेकिन उनके निर्माण के बारे में, उनके कला के बारे में जो जानने का सबसे बड़ा साधन था वो था कुषाण वंश। जब कनिष्क राजा बना तो क्या हुआ कि मूर्तियाँ बनी। अगर ये आप लोग इस तरह से गलत लोग मान लेते हैं, कभी कभी मौर्य वंश मान के चले आते हैं कि अशोक ने बुद्ध की मूर्ति बनाई, नहीं बनाई। अशोक ने क्या बनाया? स्तूप बनाया था, बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई थी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बुद्ध की मूर्ति पहले कहाँ बनना शुरू हुई, तो कुषाण वंश। तो कुषाण वंश में मूर्ति कला शुरू हुई, और ये मूर्ति कला कुषाण वंश। मूर्ति कला 2 भाग में बांटा। कौन सा? गांधार कला और मथुरा कला। इसके काल में मूर्ति जो बनी उसकी 2 विशेषता हो गई। एक गांधार कहाँ है इस समय? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, यानी है पाकिस्तान में गांधार, ठीक है। गांधार हम आपको बता चुके हैं, इसकी फेमस एक राजधानी थी, क्या थी? 16 महाजनपद जब पढ़ा रहे थे तब तक्षशिला। देखिए याद तो आ रहा है, अगर प्रेशर ऐसे डाला जाए तो याद तो आ ही जाएगा। तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। अब तक्षशिला के बारे में क्वेश्चन आएगा कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला में कौन पढ़ा था? कौटिल्य पढ़े, चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़े थे, वहीं तो ले गए थे उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो तक्षशिला
तो गंधार कला ये वास्तव में तक्षशिला में मूर्तियां बनती थी। गंधार कला मूर्ति बनी, इसमें गंधार कला की जो मूर्ति बनी वो काले एवं स्लेटी रंग की बनी। काले एवं स्लेटी रंग की मूर्ति बनी। इसमें महात्मा बुद्ध का को जो दिखाया गया है वो एक यूनानी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अपोलो। उन्हीं को देख के उनकी मूर्ति बनाई गई। ये क्वेश्चन आता है, यूनानी राजा अपोलो, यूनानी राजा अपोलो की आकृति की नकल करके बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। इसमें महात्मा बुद्ध के बाद को घुंघराला दिखाया गया है। उनके कभी कभी उनको जूता पहनाते हुए भी दिखाया गया है। जूता पहनाते हुए भी महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है इसमें, और वस्त्र पहनाते हुए भी दिखाया गया है। गंधार कला ये काले रंग की बनती थी। इसकी मूर्ति अगर आप लोगों को देखना है तो आप बौद्ध धर्म के केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट सारनाथ है, वहाँ आप चले जाएंगे तो वहाँ संग्रहालय है, वहाँ कई मूर्ति आपको दिख जाएगी, अभी भी रखी हुई है वहाँ। तो ये बनी हुई है। दूसरा है मथुरा कला। मथुरा कला की जो मूर्ति बनी थी वो लाल पत्थर की बनी थी। लाल पत्थर की मूर्ति बनी। सर्वप्रथम माना जाता है, सर्वप्रथम मथुरा कला में ही बुद्ध की मूर्ति बनी। सर्वप्रथम मथुरा कला के दौरान ही बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ। कनिष्क के समय सिर्फ महात्मा बुद्ध की ही मूर्ति नहीं बनी, जैन धर्म की भी मूर्ति बनी। जैन धर्म के अनुयायियों की मूर्ति बनी। जैन धर्म के अनुयायी की भी मूर्ति मिली है मथुरा कला में। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि कुषाण वंश में जो है किस शैली में बटा था, गंधार शैली और मथुरा शैली। ये पूछा जाता है कि किस राजा की आकृति, यूनानी राजा अपोलो की आकृति की नकल किस रंग में बनी थी, ये भी पूछा गया है। इसको याद है। अब कनिष्क के आय का साधन क्या था? बहुत अधिक इनके आय का साधन एक व्यापार था, आय का साधन। व्यापार यानी सिल्क मार्ग पर नियंत्रण कर टैक्स लेना। ये चीन से रोम जाने वाले मार्ग पर टैक्स लिया करते थे। चीन से रोम जाने वाले मार्ग पर ये लोग टैक्स लिया करते थे। ये इनकी आय का बहुत ही बड़ा साधन था। कनिष्क चीन से जो लोग रोम
जाता था, इसको कहते हैं रेशम माल। सिल्क यानी रेशम माल। चीन से रोम जाता था, वहाँ से सिल्क जाता था। चीन में रेशम बहुत पैदा होता है। इसको कौटिल्य ने भी लिखा है कि मौर्य काल में चीन से रेशम आता था। अब आप लोग बताइए उसे क्या कहा जाता है? आप सुन रहे हैं? ब्रांटन रोड। क्या कह रहे हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हमने पूछ भी दिया। हमको जैसे हम जो पढ़ा, जैसे हम सिल्क लिख रहे हैं ना, तो सिल्क लिख रहे हैं तो दिमाग में हमें कौटिल्य याद आ गया, तुरंत ये क्वेश्चन बना है। तो वह हमने आपसे पूछ भी दिया तो कि मौर्य काल में कौटिल्य ने लिखा है अपनी किताब में कि राजा जो है एक रेशम मंगाता था चीन से, उसको क्या कहा जाता था? ए, चलिए आप सब देख लें, कौशे इसमें से 4 चीज है। कौटिल्य ने कहा कि मौर्य काल में जो चीन से रेशम आयाता था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है इसमें। वत्सन, इसका उत्तर आप लोग कल बताइए, ठीक है? इसको छोड़ना, पढ़ के आइएगा तब बताइए। तो चलिए ठीक है, ये हमने ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है? इसको चीन पट्ट भी कहा जाता है। ये सही, मतलब हमने कभी कभी चीन आम सुख भी कहा गया था। ऐसे चलिए आप लोग था ये दिमाग में, चलिए ठीक है, चीन पट हो गया। चलिए ठीक है, ये देखिए आज आपको हमने कनिष्क का बता दिया। गुप्त वंश का अगला है, गुप्त वंश का थोड़ा सा है, कल हम आपको गुप्त वंश के बारे में बताएंगे, ठीक है? आज हमने जो बताया, जैसे हम कर रहे, इसमें से कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये सातवाहन वंश भी हो गया, आपका कंठ वंश भी बताया, तो यहीं से शुरू किया ये हुआ। और उत्तर काल के बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, इनसे कई क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है? कई क्वेश्चन इससे उठते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आप चीज को पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई अगर सवाल करा कोई है? चलिए तो फिर कल बताते हैं। ऐसा ही तो